हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं ब्लेड रनर पार्ट 1 के बारे में। दोस्तों, ये मूवी रिडली स्कॉट ने डायरेक्ट की है, जिन्होंने एलियंस ये सीरीज भी डायरेक्ट की हुई है। अगर आपको साइंस फिक्शन मूवी में इंटरेस्ट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एलियंस या स्ट्रेंजर थिंग्स की सीरीज की लिंक दी हुई है, इन्हें जरूर देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, ये मूवी आई थी 1982 में और ये मूवी में जो साल दिखाया है, उस मूवी का वक्त दिखाया है वो है 2019 का। जी हाँ, जो अभी चल रहा है। स्टोरी के राइटर्स जो है उनका इमेजिनेशन अगर देखें तो उनके हिसाब से 2019 कुछ ऐसा दिखता था, जहाँ पे एंड्रॉइड यानी ह्यूमन रोबोट्स है या फिर हवा में उड़ती हुई गाड़ियां हैं। बट एक्चुअल में 2019 ऐसा नहीं है। चलिए शुरू करते हैं मूवी की कहानी। 2019 में टायरल कॉर्पोरेशन ने एडवांस ह्यूमन रोबोट्स बनाए थे, उन्हें रेप्लिकेंट्स बोलते हैं। इन्हीं का एक अपग्रेडेड वर्जन जो होता है वो था नेक्सस 6, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल थे और इंसानों की तरह ही इंटेलिजेंट भी थे। रेप्लिकेंट्स के कई सारे काम होते हैं। इन्हें मेनली दूसरे प्लैनेट्स पे भेजा जाता ताकि वहाँ पे इंसानों के लिए कॉलोनी बना सके। इसके साथ साथ इन्हें बड़े अमीर लोगों को बेचा भी जाता था ताकि उनके जरूरत के हिसाब से वैसा रेप्लिकेंट उनके पास होता था और इंसान उन्हें गुलामों की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन नेक्सस 6 जो कि इंसानों की तरह इंटेलिजेंट होते थे, ऐसे ही एक दिन इन्होंने इंसानों के खिलाफ बगावत कर दी। उस हादसे के बाद पृथ्वी पर नेक्सस 6 को गैर कानूनी माना जाता था। अगर वो पृथ्वी पे दिखेंगे तो उन्हें पकड़ने के लिए एक स्पेशल पुलिस स्क्वाड की टीम बनाई गई थी, जिन्हें ब्लेड रनर कहा जाता है। ब्लेड रनर को पृथ्वी पे नेक्सस 6 दिखे तो उन्हें मार डालना ही उनका काम था। वे लोग इस एग्जीक्यूशन को किलिंग नहीं बल्कि रेप्लिकेंट्स का रिटायरमेंट मानते थे। टायरल कॉर्पोरेशन ने कुछ टेस्ट लाई थी जिन पे रेप्लिकेंट से कुछ सवाल पूछे जाते हैं ताकि उनका इमोशनल रिस्पॉन्स स्टडी किया जाए और वो आगे कैसे बिहेव करेंगे इंसानों के बीच में वो पता कर सकते हैं। ये टेस्ट स्पेशल डिवाइस वीके एनालाइजर से की जाती है। ये मशीन इस तरह से डिजाइन की गई होती है कि रेप्लिकेंट्स का फिजिकल और इमोशनल रिस्पॉन्स इसमें टेस्ट किया जाए। जब ये मशीन की टेस्टिंग शुरू थी तभी टायरल कॉर्पोरेशन में ही हेल्डन नाम के एक ब्लेड रनर ने ये टेस्ट ली होती है लियोन नाम के रेप्लिकेंट्स की। लेकिन इस टेस्ट के दौरान लियोन यानी उस रेप्लिकेंट को बहुत गुस्सा आता है और वो हेल्डन को मार डालता है वहीं पे। इस हादसे को कुछ दिन बीत जाते हैं। रिक डेकॉर्ड एक फॉर्मर ब्लेड रनर होता है। एक दिन रिक जब अपना डिनर कर रहा होता है तभी ऑफिसर गफ उसे जबरदस्ती पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। वहाँ पे वो उसके बॉस ब्रायंट से मिलता है। रिक का जॉब ब्लेड रनर ही होता है और उसे बताया जाता है कि उसे वापस ये जॉब रिज्यूम करना है और 4 रेप्लिकेंट जो कि पृथ्वी पर इलीगली आए हुए हैं उन्हें पकड़ के मारना है। रिक को ये काम नहीं करना रहता, इसीलिए वो वहाँ से उठ के जा रहा होता है। लेकिन तभी ब्रायंट उसे ब्लैकमेल करता है और इसके कारण रिक को ये काम एक्सेप्ट करना पड़ता है। दोनों फिर लियोन का वही वीडियो देखते हैं जहाँ पे उसने एक ब्लेड रनर को मारा था। ये फुटेज देखने के बाद ब्रायन रिक को बताता है कि दूसरे प्लेनेट पर 6 रेप्लिकेंट्स ने 23 लोगों की जान ली थी। आगे इन रेप्लिकेंट्स ने पृथ्वी पे आने वाली शटल चुराई और वो यहाँ पे आ गए। इन लोगों ने टायरल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें 2 रेप्लिकेंट की मौत हो गई क्योंकि वो हाई वोल्टेज सिक्योरिटी फेंसेस क्रॉस कर रहे थे। उन्हें शॉक लगा और वहीं पे वो मर गए। अभी 4 रेप्लिकेंट बचे हैं बट वो गायब है। ब्रायन का शक ये होता है कि वो लोग वापस टायरेंट कॉर्पोरेशन में इलीगली जाने का फैसला करेंगे। ये 4 रेप्लिकेंट्स ये होते हैं। फर्स्ट होता है लियोन जो कि नेक्सस 6 होता है और उसे 2016 में क्रिएट किया हुआ होता है। दूसरा होता है रॉय बेटी जो कि इनका लीडर होता है। तीसरी होती है जोरा जो कि दिखने में काफी खूबसूरत होती है लेकिन खतरनाक। और चौथी होती है ट्रिस जो कि प्लेजर मॉडल होती है यानी प्रोस्टिट्यूट। ब्रायंट आगे रिक को बताता है कि नेक्सस 6 को जब बनाया गया तो उनमें कोई भी इमोशंस नहीं डाले गए थे, लेकिन वो इतने एडवांस थे कि कई सालों में उन्होंने खुद ने ही इन इमोशंस को डेवलप करना शुरू किया और जिसमें हेट और एंगर काफी ज्यादा प्रमाण से है। लेकिन एज अ सिक्योरिटी मेजर जिन साइंटिस्ट ने नेक्सस 6 या इन रेप्लिकेंट्स को बनाया है उन्होंने उनको सिर्फ 4 साल की लाइफ स्पैन दी होती है, यानी जिस दिन वो एक्टिवेट हुए तब से सिर्फ 4 साल के लिए ही वो जिएंगे और उसके बाद अपने आप डिस्ट्रॉय होंगे। यहाँ पे रिक के 2 काम होते हैं। एक तो इन 4 रेप्लिकेंट्स को ढूंढ के उसे मारना होता है और उसके साथ साथ जो ये वीएम मशीन होती है वो उसे टायरल कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर में जाके टेस्ट करनी होती है। रिक अपने इस असाइनमेंट के लिए टायरल के हेडक्वार्टर आता है जहाँ पे वो रेचल से मिलता है। रेचल काफी खूबसूरत लड़की होती है जो कि खुद भी एक रेप्लिकेंट होती है। वो डॉक्टर टायरल की पर्सनल असिस्टेंट होती है। यहाँ पे रिक डॉक्टर टायरल से मिलता है और वो अपना निगेटिव ओपिनियन वीके मशीन के बारे में बताता है कि मुझे भरोसा नहीं है कि ये सच में रेप्लिकेंट के जो एक्चुअल इमोशंस है उसके बारे में रियल
रियल में कुछ बताएगी। तो डॉक्टर टेरल बोलते हैं कि क्यों ना हम इसे रेचल पे टेस्ट करते हैं। फिर रिक रेचल को सवाल पूछने लगता है। ये सवाल नॉर्मल होते हैं जिनमें इंसान की या फिर रेप्लिकेंट की एनालिटिकल पावर सामने आती है। ऐसी कुछ सिचुएशन दी जाती है कि जिसमें कोई भी इंसान या ये रेप्लिकेंट्स कैसा रिएक्ट करेंगे ये सामने वाले को पता चले। यहाँ पे रिक फिर रेचल को सवाल पूछने लगता है वीएम मशीन के द्वारा। डॉक्टर टायरल भी वहाँ पे होते हैं। यूजुअली बाकी रेप्लिकेंट्स के लिए 20 या 30 सवालों में पता चल जाता है कि वो रेप्लिकेंट है और वो आगे कैसा बिहेव करने वाला है, लेकिन रेचल के केस में करीब 100 सवाल पूछने के बाद वो मशीन टेस्टिफाई करती है कि ये रेप्लिकेंट है और इंसान नहीं। तभी डॉक्टर टायरल रेचल को जाने के लिए कहते हैं और वो रिक से बात करने लगते हैं कि रेचल को अभी तक पता नहीं है कि वो एक रेप्लिकेंट है। उसे लगता है कि वो इंसान ही है, लेकिन उसे शक आने लग गया है रेप्लिकेंट होने के बारे में। रेप्लिकेंट हमारे इतने ही इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास काफी कम समय होता है बेसिक चीजें सीखने के लिए। रेचल एक ऐसा एडवांस एक्सपेरिमेंट है जिसको डिजाइन करते वक्त उसके दिमाग में कुछ मेमोरीज इम्प्लांट की गई थी। मेमोरीज जैसे कि उसका बचपन कहाँ बीता, घर में कौन कौन थे, वो कहाँ रहती थी, उसने अपनी स्टडी कहाँ की, ये सारी मेमोरीज उसके दिमाग में डाली गई ताकि उसे लगे कि वो इंसान ही है। इसके कारण किसी भी रेप्लिकेंट को अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करे उसकी एनालिटिकल पावर आ जाती है उनमें, कि कैसे बिहेव करे चार लोगों के बीच में, या फिर एंगर क्या होता है, हेट क्या होता है, कब किसको हेट करना चाहिए, ये सारी बातें उन्हें इंसानों की तरह ही पता लगे। रिक अपने आगे के मिशन के लिए निकलता है। वो लियोन के उस अपार्टमेंट में जाता है जो उसने वीके टेस्ट में बताया होता है, लेकिन उस अपार्टमेंट में कोई नहीं होता। वहाँ पे उसके कुछ फैमिली के फोटोग्राफ मिलते हैं और किसी एनिमल की स्किन मिलती है छोटी सी। ये दोनों चीजें लेके रिक वहाँ से निकलता है, लेकिन लियोन दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है। रिक जाने के बाद वो अपने अपार्टमेंट में आता है और वो अपने फैमिलीज के वो फोटो ढूंढने के लिए लगता है, लेकिन वो ऑलरेडी रिक ने ले लिए होते हैं। फिर लियोन वहाँ से निकलता है और वो रॉय बेटी से मिलने जाता है जो कि उनका लीडर होता है। लियोन रॉय को बताता है कि उसके घर में कुछ पुलिस आए थे और उन्होंने उसके फोटोग्राफ्स ले लिए हैं। आगे रॉय और लियोन एक लैब में चले जाते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं एक चाइनीज आदमी हैनिबल चियो को, जो कि काफी बूढ़े होते हैं। ये दोनों भी उसे टॉर्चर करने लगते हैं, ब्लैकमेल करने लगते हैं, क्योंकि हैनिबल टायरल कॉर्पोरेशन में आंखों का इंजीनियर होता है, यानी इन रेप्लिकेंट्स को किस तरह की आंखें फिट की जाए, उनके कॉन्फ़िगरेशन के कारण कौन सी आंख उन्हें अच्छे से काम कर सके, ये सारी चीजें हैनिबल हैंडल करता था। रॉय उसे काफी टॉर्चर करता है। रॉय उसे उसकी इंसेप्शन डेट पूछता है, यानी उसे कब पहली बार एक्टिवेट किया था, जिससे उन्हें पता चले कि उसके 4 साल कब खत्म होंगे और कितना वक्त उनके पास बचा है। हैनिबल काफी डरा हुआ होता है। लैब में फ्रीजिंग कोल्ड होता है और हैनिबल को टॉर्चर करने के लिए लियोन उसका जो थर्मल कोट रहता है वो भी निकाल देता है। डरा हुआ हैनिबल कहता है कि उसके बारे में उसे जानकारी नहीं है, लेकिन वो बोलता है कि अगर उनको अपना लाइफ स्पैन बढ़ाना है तो डॉक्टर टायरल से डायरेक्ट जाके बात करो। लेकिन रॉय कहता है उससे मिलना काफी डिफिकल्ट है। तो हैनिबल कहता है कि उसका एक खास एम्प्लॉई है JF सेबेस्टियन, जो कि उसका जेनेटिक इंजीनियर है, मे बी वो रॉय को एक्सेस दे सकता है। और फिर ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। सो दोस्तों, इस बात से पता चलता है इन रेप्लिकेंट्स का पृथ्वी पे आने का मकसद, उनको सिर्फ 4 साल दिए गए होते हैं, लेकिन इनकी मेमोरी या फिर ये इतने एडवांस होते हैं कि उन्हें पता चल जाता है कि 4 साल में वो मरने वाले हैं। इसीलिए उन्हें इस गुलामों की जिंदगी से आजाद होना होता है। उन्हें एक नॉर्मल जिंदगी जीनी होती है जहाँ पे उनकी खुद की अलग लाइफ हो, लेकिन ऑफ कोर्स इंसानों की इस दुनिया में वो पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे रिक अपने घर आता है, तभी उसे लिफ्ट में रेचल दिखती है। वो उसे घर में लेता है। रेचल उसे प्रूव करने की कोशिश करती है कि वो भी एक इंसान है और वो अपने बचपन का माँ के साथ का फोटो उसे दिखाती है, लेकिन रिक उसे बोल देता है कि तुम एक रेप्लिकेंट हो और जो सारी मेमोरीज तुम्हारे दिमाग में है वो आर्टिफिशियली डाली हुई है। ये सुनते ही वो काफी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है, लेकिन फिर उसे देख के रिक अपनी बात बदल देता है और बोलता है कि अरे मैं मजाक कर रहा था, तुम इंसान ही हो, और उसके लिए ड्रिंक लाने जाता है। लेकिन तब तक रेचल चली जाती है, लेकिन उसका जो फोटो रहता है वो वहीं पे रह जाता है। आगे रात हुई रहती है
वो उन्हीं फोटोज को देख रहा होता है ताकि कुछ क्लू मिले इन रेप्लिकेंट्स के बारे में कि वो कहाँ रह रहे हैं या कहाँ मिलेंगे। रात में दूसरी जगह पे ओल्ड सिटी एरिया में हम प्रिस को देखते हैं। उसके पास रहने के लिए कोई आसरा नहीं होता, इसीलिए वो एक जगह जाके खुद को पेपर्स में ढक देती है और वहाँ सो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी आता है, वो उसके पास आते हुए देखती है वो, और वो डर के वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जाते जाते वो अपनी बैग उस आदमी के यहाँ पे गिराती है और गलती से उस आदमी की जो गाड़ी रहती है उसकी विंडो तोड़ देती है। लेकिन वो आदमी अच्छा होता है, वो उसकी बैग उसे काफी फ्रेंडली वे में वापस देता है एंड वो अपना इंट्रोडक्शन देती है फिर कि वो प्रिस है, और वो आदमी होता है JF सेबेस्टियन, टायरल कॉर्पोरेशन में जेनेटिक डिजाइनर। जी हाँ, जिसे रॉय भी ढूंढ रहा है। ये दोनों काफी फ्रेंडली बन जाते हैं। सिंस प्रिस होमलेस होती है, सेबेस्टियन उसे अपने बड़े से होटल में रहने का ऑफर देता है और दोनों उसके होटल के अपार्टमेंट में चले जाते हैं। हम देखते हैं सेबेस्टियन के घर में काफी रोबोटिक टॉयज एंड डॉल्स होते हैं। मुझे एक बात यहाँ पे अजीब लगी कि सेबेस्टियन टायरल कॉर्पोरेशन में जेनेटिक इंजीनियर होता है, काफी बड़े पोस्ट पे, तो एक अच्छी जगह वो रह रहा होगा काफी अच्छे सेटअप के साथ, बट यहाँ पे वो एक नॉर्मल जगह रह रहा होता है। प्रिस उसे आगे कहती है कि वो अनाथ है, लेकिन उसके कुछ दोस्त आ सकते हैं यहाँ पे उससे मिलने के लिए। सो दोस्तों, यहाँ पे क्लियरली वो रॉय की बात कर रही है, यानी ये एक उनका प्लान रहता है टायरल कॉर्पोरेशन में पहुंचने का सेबेस्टियन के थ्रू। रिक अभी यहाँ पे रात में ये फोटोग्राफ देखते देखते सो जाता है और उसे यूनिकॉर्न का सपना आता है। वैसे ही वो उठ जाता है और लियोन की वही फोटो स्कैनिंग मशीन से वो स्कैन करने लगता है। इस फोटो के बैकरूम में उसे एक लड़की भी दिखती है, उसे वो जोरा लगती है, जो कि रेप्लिकेंट्स ही है और इन चारों में से ही एक है। लेकिन उसके गले पे सांप का एक बड़ा सा टैटू होता है। रिक चाइनाटाउन नाम के प्लेस में जाता है और वहाँ पे लियोन के रूम में जो एनिमल स्किन मिली थी वो लेके उसे वहाँ पे पता चलता है कि वो स्किन एक सांप की है और वो सांप भी आर्टिफिशियल सांप है, यानी रोबोटिक सांप है, रियल सांप नहीं है। और वो अब्दुल बिन हसन नाम के एक आदमी ने बनाया हुआ है जो कि सांप का व्यापारी होता है। अब्दुल उसे आगे बताता है कि ऐसे आर्टिफिशियल सांप वो लुइस नाम के क्लब ओनर के लिए बनाता है। रिक लुइस के क्लब में जाता है और लुइस को धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन लुइस उससे नहीं डरता और वो उसे कुछ भी नहीं बताता। निराश होकर रिक वापस जाने ही वाला होता है, लेकिन उसका माइंड चेंज होता है और वो रेचल को क्विक फोन लगाता है कि मैं यहाँ ऐसे ऐसे क्लब में हूँ, तुम्हें ड्रिंक के लिए मुझे ज्वाइन करना है। लेकिन रेचल अभी भी नाराज होती है और वो बोलती है कि मुझे नहीं आना, और वो फोन काट देती है। वो वापस जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पे उसे कुछ लड़कियां दिखती है और उसी में होती है लियोन की फोटो वाली वो लड़की जो कि जोरा होती है। वो वहाँ पे एक्सोटिक डांसर होती है एंड ये लोग डांसिंग के वक्त ऐसे आर्टिफिशियल सांप अपने बॉडी पे लेते थे। रिक उसके पास जाता है और उसे अपने बातों में फंसा के कहता है कि मैं अब्यूजिव क्लब ओनर के अगेंस्ट एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूँ और यहाँ पे कोई भी आपको अगर तकलीफ पहुँचा रहा है तो मुझे बताना, मैं उनके अगेंस्ट केस दर्ज करूंगा। वो उसके रूम की तलाशी लेने लगता है और जोरा भी उसे तलाशी लेने देती है, लेकिन उसे पता होता है कि वो कौन है। वो फ्रेश होके आती है और फिर रिक को काफी मारने लगती है। सो दोस्तों, सिंस वो रेप्लिकेंट्स है उसमें काफी पावर रहती है एंड वो रिक को मार डालने ही वाली होती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पे काफी सारे डांसर्स चेंजिंग रूम में आ जाते हैं और वो उनसे बचने के लिए वहाँ से भाग जाती है। बाहर काफी क्राउडेड ट्रैफिक रहता है, उसमें वो छुप जाती है, लेकिन उसका पहरा वैसा रहता है कि रिक उसे पहचान लेता है और उस पे गोली चला के उसे मार गिराता है। वो रास्ते पे गिर जाती है और लोग वहाँ पे डरने लगते हैं, लेकिन रिक उनको बताता है कि वो पुलिस ऑफिसर है। नजदीक जाने पे उसको उसके गले पे वही टैटू दिखता है जो सांप का। थोड़ी देर बाद वहाँ पे ब्रायन और उसके ऑफिसर भी आते हैं और रिक को शाबाशी देते हैं कि उसने जोरा को मार गिराया। आगे वो कहता है कि अभी और 4 रेप्लिकेंट्स तुम्हें मारने हैं, लेकिन रिक कहता है कि अभी तो 3 ही बचे हैं। तो आगे वो कहता है कि रेचल भी घर से गायब हुई है और उनका शक है कि वो भी इन्हीं रिबेलियंस के साथ मिलेगी, इसीलिए उसे भी मार डालना है। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद रेचल को वो सामने देखता है और उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे लियोन आके रिक को पकड़ लेता है और उसे काफी ज्यादा मारने लगता है और रिक के ऊपर वो भारी पड़ता है। रिक उसे बंदूक से मारने जाता है, लेकिन रिक की बंदूक भी कहीं और ही आसपास गिर जाती है। लियोन रिक को मार डालने ही वाला होता है, लेकिन कोई लियोन को ही मार डालता है पीछे उसके ऊपर बंदूक तान के, और वो रहती है रेचल। उसने रिक की वही गन उठाई रहती है और वो लियोन को मार डालती है। वो काफी डरी हुई रहती है क्योंकि उसने अपना पहला खून किया रहता है। और फिर रिक रेचल को अपने घर लेके जाता है। रिक के घर पहुंचने के बाद वो फाइनली उस माइंडसेट में होती है कि वो अपनी रियलिटी समझ जाती है कि वो एक रेप्लिकेंट है और वो इस बात को एक्सेप्ट करती है। रिक काफी सिंपैथी से उससे बात करता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई रहती है। वो उसे ड्रिंक ऑफर करता है एंड वो खुद क्लीन अप होने के लिए जाता है। तो वो उसे आगे पूछती है कि क्या वो भी उसे पकड़ेगा एक दिन, क्या वो डिसअपियर होके नॉर्थ में कहीं एक ऐसी जगह चले
चली जाए जहाँ पे ज्यादा इंसान नहीं होते। तो उसके ऊपर रिक बोलता है कि मैं तुम्हें पकड़ने के लिए कभी नहीं आऊंगा, लेकिन कोई और जरूर आ सकता है। रेचल उसे अपनी इंसेप्शन डेट पूछती है कि उसके पास कितना लाइफ स्पैन बचा हुआ है, लेकिन फिर रिक बोलता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आगे वो ऐसी पूछती कि क्या तुमने कभी खुद पे वीके टेस्ट आजमाई है पता लगाने के लिए कि तुम भी इनमें से ही तो नहीं हो। बट रिक तब तक सो गया होता है। वो फिर जाके रिक का जो पियानो रहता है वो बजाने लगता है एंड रिक की नींद टूट जाती है। वो भी आके उसके साथ पियानो बजाने लगता है। दोनों में काफी नजदीकियां आती है। यहाँ पे सेबेस्टियन के अपार्टमेंट में रिक सेबेस्टियन से पूछती कि उसका एज क्या है। वो बोलता है कि वो सिर्फ 25 साल का है, लेकिन उसे कोई सिंड्रोम है जिसके कारण वो एज काफी क्विकली हो जाता है और उसकी स्किन पूरी रिंकल्ड हो जाती है। और इसी रीजन की वजह से वो अर्थ को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि किसी और प्लैनेट के लिए एक मेडिकल टेस्ट पास करनी होती है एंड वो उसमें फेल हुआ था। ये दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे रॉय आ जाता है। वो काफी इमोशनली जोरा एंड लियोन की खबर उसे बताता है। इसी बातचीत में सेबेस्टियन रॉय से पूछता है कि तुम कौन से वर्जन हो, यानी सेबेस्टियन को पता चल गया होता है कि ये दोनों भी रेप्लिकेंट्स हैं। तो वो बताता है कि वो नेक्सस 6 है और उसे एक हेल्प चाहिए उसकी लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए, क्योंकि प्रिस अभी जल्दी ही मरने वाली होती है। उसके 4 साल कंप्लीट होने वाले रहते हैं, लेकिन रॉय और प्रिस दोनों कपल रहते हैं, इसीलिए वो नहीं चाहता कि प्रिस मरे। लेकिन सेबेस्टियन उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, इसीलिए वो उसे पकड़ के टायरल के पिरामिड टाइप जो घर रहता है वहाँ पे उसे लेके जाते हैं। वहाँ पे एलिवेटर में सिक्योरिटी मेजर के कारण उसे रोका जाता है, लेकिन सेबेस्टियन अपनी पहचान बताता है और फिर वो चले जाते हैं। ऊपर जाने के बाद डॉक्टर टायरल का पेंट हाउस रहता है, जहाँ पे डॉक्टर टायरल बिशप 6 रोबोट के बारे में बात कर रहे होते हैं खुद से। तो दोस्तों बिशप 6 ये हमने एलियन मूवी में देखा था, तो यहाँ पे उस डायरेक्टर के नेक्स्ट मूवी का रेफरेंस दिया हुआ है। सेबेस्टियन डॉक्टर टायरल के पेंट हाउस में आता है और वो उसे रॉय से मिलाता है। डॉक्टर टायरल इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे पूछते हैं कि मैं तुम्हें काफी जल्दी एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन तुम तो लेट आए। यानी डॉक्टर टायरल को ये कहीं ना कहीं पता रहता है कि मैं जो रोबोट या जो चीज बनाने वाला हूँ वो कभी ना कभी मेरे पास वापस आएगी। रॉय उसे उसके प्रॉब्लम के बारे में बताता है कि उसे लाइफ स्पैन चाहिए, उसे इंसानों की तरह जीना है, लेकिन टायरल से बताता है कि एक बार आर्टिफिशियल बीइंग बनाने के बाद कोई भी चीज चेंज करना काफी इम्पॉसिबल है। रॉय उसे काफी तरीके बताता है, लेकिन वो सारे टायरल डिसमिस करता है, बोलता है कि इनइफेक्टिव है। तुम्हें 4 साल के बाद अगर तुम्हारा डिस्ट्रॉय का डे लिखा है तो वो हम चेंज नहीं कर सकते। उसे समझाने की कोशिश करता है कि इंसान भी कभी ना कभी मर ही जाते हैं, तो तुम अपने मौत के लिए इतना दुख मत करो। जो तुम्हारे पास वक्त बचा है उसे और उसमें और अच्छी चीजें करो। लेकिन रॉय को इस सारी चीजों से काफी गुस्सा आता है और फिर रॉय डॉक्टर टायरल के सर पे पकड़ के उसे किस करता है और किस करने के बाद उसका जो स्कल रहता है वो पूरी तरीके से क्रश कर देता है, यानी स्कल को पूरा तोड़ मरोड़ देता है। टायरल वहीं पे मर जाता है और ये सारी चीज सेबेस्टियन विटनेस करता है और थोड़ी देर बाद वो सेबेस्टियन को भी मार डालता है। दूसरी जगह पे रिक अपने कार में रास्ते से जा रहा होता है और वहाँ पे उसे ब्रायन का कॉल आता है एंड वो टेरिल एंड सेबेस्टियन की मौत के बारे में उसे बताता है और उनका शक रहता है कि उसे रॉय ने ही मारा होगा। आगे रिक सेबेस्टियन के अपार्टमेंट में कॉल करता है और प्रिटेंड करता है कि वो उसका दोस्त है, लेकिन वो कॉल प्रिस उठाती है और उसे रियलाइज होता है कि वहाँ पे भी एक रेप्लिकेंट है जिसे उसे मारना है और रिक उसी के अपार्टमेंट में जाने के लिए निकलता है। वहाँ पे पहुंचने के बाद उसे काफी सारे पपेट्स एंड काफी पुतले दिखते हैं। प्रिस भी उसी में छुपी रहती है, लेकिन रिक उसे पहचान लेता है और तभी प्रिस उसके ऊपर हमला करती है और वो उसे काफी मारती है, ऑलमोस्ट मार डालने वाली होती है, लेकिन तभी रिक उसे बंदूक से मारता है। लेकिन एक गोली के बाद वो ऐसे जोरों से तड़पने लगती है। रिक को समझ नहीं आता, इसीलिए वो 2-3 गोलियां उसके ऊपर मारता है और फिर वो मर जाती है। थोड़ी देर बाद रॉय उस अपार्टमेंट में आता है एंड दूर से ही रिक उसकी आहट सुन लेता है और वो अपने पोजीशन लेके चुप जाता है। रॉय वहाँ पे आने के बाद वो प्रिस को देखता है कि वो मरी पड़ी हुई है वहाँ पे। वो काफी दुखी होता है और उसे किस करता है एंड वो नेक्स्ट रूम में एंटर करता है। रिक उसके ऊपर शूट करता है, लेकिन रॉय सुपर ह्यूमन रहता है, वो ऑफकोर्स मिस कर देता है। उसे पता चल जाता है। एक वक्त आता है जहाँ पे वो रिक को सीज करता है और उसका हाथ पकड़ लेता है वॉल के अगेंस्ट और उसके 2 फिंगर काट देता है और बोलता है कि ये है लियोन एंड जोरा के लिए, और फिर उसकी गन उसके पास ही दे देता है और बोलता है कि अब मार। लेकिन रिक को वो मारने होता ही नहीं है, क्योंकि 2 उंगली से करना उसे डिफिकल्ट होता है। अभी रिक को वहाँ से बचना रहता है। वो धीरे धीरे वहाँ से भागता है और ऊपर की तरफ जाने के लिए निकलता है, लेकिन कुछ मिनट्स के बाद रॉय वहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे रॉय का 4 साल का वक्त ऑलरेडी खत्म होने को आया है और हम देखते हैं कि उसका हाथ कैसे बंद हो रहा है यहाँ पे, यानी उसके 4 साल का स्पैन खत्म होने को आया है और वो अभी मरने वाला है। लेकिन रॉय खुद के हाथ में सेंसेस
सेंसेस लाने के लिए एक कील चुबा देता है ताकि कुछ सेंसेस आ सके हाथ में, और फिर वो ऊपर चला जाता है रिक को मारने के लिए। ये अपॉर्चुनिटी रिक ले लेता है और उसके ऊपर एक बड़ा सा पाइप मारता है, लेकिन रॉय के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। रिक इवेंचुअली एस्केप होता है और वो विंडोज से क्लाइंब करते हुए ऊपर की ओर चला जाता है। थोड़ी देर बाद रॉय ऑफ कोर्स वहाँ पे आ जाता है और उसे वहाँ पे एक सफेद डव दिखता है और वो उसे अपने हाथ में ले लेता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन दिखाया हुआ है कि डव यानी रिक अब उसके चंगुल में फंसा हुआ है। रिक को अभी अपनी जान बचा के भागना होता है, इसीलिए वो कैसे तैसे सामने के बिल्डिंग में जंप मारता है, लेकिन वो जंप पूरी हो नहीं पाती और वो जाके एक वहाँ के पोल को पकड़ लेता है ताकि वो नीचे इतने बड़े बिल्डिंग से गिरे ना। ये सब कुछ देख के रॉय हंसता है और वो जब जंप मारता है तब वो इतनी इजीली उस तरफ जाता है। वो इस लटकते हुए रिक को देखता है और पूछता है, कैसा लग रहा है अब तुम्हें पता है कि नेक्स्ट मोमेंट में तुम्हारी मौत आने वाली है, तुम कंटिन्यूअस डर में जी रहे हो एट दिस मोमेंट। वैसे ही हमें लगा था जब हमें हमारी मौत के बारे में पता चला, और ऐसे ही लगता है जब तुम में इतनी सुपर पावर है लेकिन फिर भी तुम एक स्लेव हो, एक नौकर हो। काफी बारिश हो रही होती है और इसीलिए रिक का हाथ भी छूट जाता है, लेकिन रॉय उसे पकड़ लेता है और उसे एक ही हाथ से ऊपर खींच लेता है और रॉय उसके बाजू में जाके बैठ जाता है। वो बताता है कि मेरे इस 4 साल के स्पैन में मैंने ऐसी सारी चीजें देखी है जो कि तुम इंसानों ने अपने पूरे लाइफ में देखी नहीं होगी, लेकिन ये सारी मेमोरी, ये सारा जो नॉलेज मैंने गेन किया है वो अभी निकल जाने वाला है। जैसे आंसू बारिश में नष्ट हो जाते हैं वैसे ही ये नॉलेज भी पूरा नष्ट होने वाला है और मैं मरने वाला। और फिर वो वही चीज बोलता है जो लियोन ने रिक को कही होती है कि इट्स टाइम टू डाई, लेकिन वो खुद के बारे में बात कर रहा होता है। और थोड़ी देर बाद ही दोस्तों वो बंद हो जाता है, यानी वो मर जाता है और उसके हाथ का जो डव रहता है वो फ्री हो जाता है और इस क्लियर स्काई में वो चला जाता है। रिक को अभी भी सवाल होता है कि आखिरकार रॉय ने उसे क्यों बचाया। तो वो खुद ही सोचता है कि उसके पास एक न्यू बॉर्न लाइफ थी जिसमें उसने रिक को बचाया था, और उसे याद आता है कि रॉय ने उसे यही कहा रहता है कि रेप्लिकेंट्स को भी वही एक चीज चाहिए जो इंसानों को भी चाहिए होती है। उसी सवाल का जवाब उनको चाहिए कि वो कहाँ से आए हैं और कितने टाइम के लिए आए हैं और यहाँ पे क्यों आए हैं। और उसे रूफ पे बाद में गैफ आता है और उसे उसकी पिस्तौल वापस दे देता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की है और वो अभी ऑफिशियली इस जॉब से रिजाइन कर सकता है। वो वहाँ से जब वापस जा रहा होता है तब वो मुड़ के उसे बोलता है, ये काफी बुरा है लेकिन उसे भी मरना होगा। वो रेचल की बात कर रहा होता है दोस्तों। रिक अपने घर वापस जाता है, वो अपनी गन हाथ में लेता है और रेचल को बुलाता है। जब वो आंसर नहीं करती तो वो काफी डर जाता है और अपने रूम में चला जाता है, लेकिन तभी रेचल पूरी बेडशीट में कवर रहती है और उसे लगता है कि वो मर गई है, इसीलिए वो बेडशीट को बाजू में करता है और रेचल उठ जाती है। उसे उठता हुआ देख वो काफी खुश हो जाता है और फिर उसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझ पे भरोसा करती हो। तो वो रिप्लाई करती है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ, तुम पे पूरी तरीके से भरोसा भी करती हूँ। दूसरे मोमेंट पे वो पूरी ड्रेस्ड अप होती है और दोनों भी वहाँ से निकलते हैं। उसे लॉबी के फ्लोर पे एक स्मॉल ओरिगामी यूनिकॉर्न दिखता है जो कि गैफ ने ही वहाँ पे छोड़ा हुआ रहता है, और तभी उससे गैफ के वो वर्ड्स याद आते हैं कि वो रेचल को भी मार डालेगा। यानी उसे रियलाइज होता है कि गैफ यहाँ पे आया हुआ था बट उसने रेचल को जीने दिया। अपने हाथ में ही ओरिगामी क्रश करके निकल जाता है। और दोस्तों ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। रिक काफी हेवी हार्टेड रहता है क्योंकि उसे आखिरकार समझ आता है कि रेप्लिकेंट्स ने रिबेल क्यों किया। उन्हें इंसानों की तरह ही एक लाइफ जीनी थी, इंसानों के खिलाफ उन्हें कभी भी नहीं जाना था। उनका कोई मकसद नहीं था इंसानों के खिलाफ जाके उनको मारना। और उसे उन्हीं रेप्लिकेंट्स में से किसी एक से प्यार हो जाता है, रेचल, और उसे पता होता है कि वो भी कभी ना कभी मरेगी या फिर उसे भी इनमें से ही कोई मार सकता है। इसी तरीके से रिक एक रेप्लिकेंट के प्यार में पड़ जाता है और ये स्टोरी खत्म होती है। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।